क्वेश्चन नंबर 45, देखिए इसको ध्यान से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है, आग को बुझा देती है, इसीलिए CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है बनाया गया है। अच्छा, कथन नंबर 2, ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती। अब इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती, भैया उल्टा लिख रहा है, ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक होती है। तो पहला कथन भी उल्टा लिखा है, कार्बन गैस ज्वलन में सहायक होती है, और दूसरे को लिखा है सहायक नहीं होती है, तो दोनों कथन उल्टा लिखा गया है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? लिक्विफाइड गैस मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं CNG। CNG में क्या होता है? NG का मतलब होता है नेचुरल गैस। जब उसे हम कंप्रेस करके एक किसी टैंक में भर देते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और उसको हम बोल सकते हैं लिक्विफाइड गैस। लेकिन जब वह बाहर निकलेगी टैंक से तो फिर गैस अवस्था में आ जाएगी। CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब कंप्रेस कर दिया, यानी कि दबा करके किसी एक थोड़ी सी जगह में भर दिया गया है उसको, और जब किसी कम जगह में उसे दाब के साथ दबा के भरा जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। जैसे आपकी LPG भी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आप घरों में सिलेंडर यूज करते हैं, ये भी सिलेंडर के अंदर में लिक्विड फॉर्म में होती है। जब सिलेंडर से बाहर निकलती है तो यह गैस के फॉर्म में आ जाती है। चलिए, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को, यानी कि लिक्विफाइड गैसों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? लिक्विफाइड गैस का मतलब सीधी सी बात आप दिमाग में रखिए कि गैसों में लगी आग। गैसों में लगी आग किस श्रेणी में आती है? A टाइप फायर में नहीं आएगी। B टाइप फायर में आपका डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल में लगी आग आती है, यानी कि लिक्विड में लगी आग B टाइप फायर में आती है, और गैसों में लगी आग C टाइप फायर में आती है। तो यहाँ लिक्विफाइड से कंफ्यूज मत होइएगा कि B टाइप में चले जाइए, नहीं, C टाइप फायर, गैसों में लगी आग C टाइप फायर में आती है। लिक्विफाइड गैस है, ठीक है, जैसे बाहर निकलेगी सिलेंडर से तुरंत गैस फॉर्म में आ जाएगी। तो यानी कि C टाइप की फायर को बुझाने के लिए, अर्थात गैसों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? बताइए। इसमें फोम टाइप तो होगा नहीं। फोम टाइप जो होता है झाग वाला अग्निशामक यंत्र, यह B टाइप की फायर में यूज किया जाता है। जल युक्त जो है आपका A टाइप की फायर में यूज किया जाता है, और जो हेलोन है आपका, ये हेलोन D टाइप की फायर में यूज किया जाता है। बाकी कर सकते हो इसको सब जगह, लेकिन स्पेशली ये थोड़ा महंगा भी आता है, तो ऐसे हर जगह उड़ाते रहोगे तो ये कास्टली पड़ जाएगा। तो हेलोन टाइप का स्पेशली प्रयोग D टाइप फायर, अर्थात धातुओं में या बिजली से लगी आग में। बचा ड्राई पाउडर। यही ड्राई पाउडर जो होता है या शुष्क चूर्ण वाला अग्निशामक यंत्र आपके C टाइप फायर में यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C भी है, C टाइप फायर का ऑप्शन नंबर C भी है। चलो, तो इसको C वाला आप सही कर लीजिएगा। ड्राई पाउडर जो है लिक्विफाइड गैसों की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है? अब शीतल जल की बौछार किसमें उपयुक्त रहती है? शीतल जल की बौछार A टाइप फायर के लिए उपयुक्त रहती है। अब A टाइप फायर किसमें आता है? कागज, कपड़ा, लकड़ी, कोयला आदि में लगी आग A टाइप फायर के अंतर्गत आती है। अब देखिए इसमें कौन सा है? मिट्टी का तेल आपका आएगा, लिक्विड में लगी आग, यानी कि B टाइप की फायर में आएगा ये। इसके बाद
कागज वाला हो गया आपका ए टाइप फायर में आएगा, एलपीजी गैस में लगी आग आपका सी टाइप फायर में आएगा, और बिजली के तार में लगी आग जो है ये डी टाइप फायर में आएगा। तो शीतल जल की बौछार जो है वो ए टाइप की फायर को बुझाने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका आंसर आपका सही होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, अग्नि का शमन क्या है? अग्निशमन, समन का मतलब बुझाना, दबा देना। तो अग्निशमन क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, आग में ईंधन मिलाना अग्निशमन नहीं है, ठीक, कट। अग्नि से ईंधन अलग करना, ये भी नहीं होगा। आग से ईंधन अलग, पहली बात तो आग लगी है, आग से ईंधन अलग कर ही नहीं पाओगे, ये अग्निशमन में नहीं आएगा कि ईंधन अलग कर दो। पेट्रोल में आग लगी है, पेट्रोल लेके भागोगे क्या? कहाँ हो पाएगा। तो सी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, नहीं, ये भी नहीं सही है। डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, यही आंसर सही होता है। जितने भी अग्निशमन होते हैं यही क्या करते हैं, जितने भी अग्निशामक होते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देते हैं और आग बुझ जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अग्निशामक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अग्निशामक देखे होंगे आप लोग, सिलेंडर होता है ऐसे, उस सिलेंडर में ऊपर में एक लीवर लगा होता है, लीवर में एक लॉक लगा होता है। लॉक को जब तक खींचेंगे नहीं, आप लीवर दबाएंगे दबेगा नहीं, लॉक को खींचना है, उसके बाद फिर लीवर दबाएंगे तो दबेगा। तो क्या करना है, पहले खींचना है, ठीक है, क्या, लॉक खींचना है। उसके बाद निशाना लगाना है, पाइप से निशाना लगाना, कहाँ पर आग मारने का, आग कहाँ बुझानी है वहाँ पर निशाना लगा देना है। इसके बाद फिर दबा देना है लीवर को दबा देंगे तो गैस आने लगेगी, जैसे गैस आने लगेगी फिर घुमाना है, ऐसे 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 लेकर के आप घुमाते रहेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, खींचना किसको, लॉक पिन को, ठीक है। निशाना लगाना है, ये भी ठीक है। इसके बाद घुमाना, लॉक पिन खींच के ऐसे ऐसे घुमाना नहीं, पहले लॉक पिन के बाद फिर ये निशाना लगाने के बाद जो है फिर क्या करना है, आपको दबाना है। जब दबाएंगे तो गैस निकलने लगेगी, तब आप ऐसे ऐसे इधर उधर घुमाएंगे। इसमें है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, ये सही नहीं है, ठीक ना। धकेलना, व्यवस्थित करना, सटीक आंसर आपका यही है, लॉक पिन खींच लो, उसके बाद निशाना लगा लो, फिर जो है लीवर को दबा दो, फिर उसके बाद घुमाओ ऐसे ऐसे पाइप को, तो आग बुझ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? विद्युत उपकरण में लगी आग, तो आपको बता चुके हैं विद्युत उपकरण में लगी आग डी टाइप फायर के अंतर्गत आती है, और डी टाइप फायर को बुझाने के लिए CO2 टाइप या हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें कौन सा है, हेलोन प्रकार, यह है। दूसरा क्या है, झाग प्रकार, तो ये तो बी टाइप की फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। गैस कारतूस प्रकार और संग्रहित दबाव प्रकार, तो ये तो सिलेंडर में ना फायर एक्सटिंग्विशर जो भरे होते हैं उनका एक प्रकार है। एक होता है कि प्रेशर से गैस भर दी गई या लिक्विड भर दिया गया, दूसरा होता है कि कारतूस भरा होता है, कारतूस में प्रेशर के साथ गैस भरी रहती है। कारतूस लाइए, सिलेंडर में डाल दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए पाइप से, काम खत्म, यूज हो गया। कारतूस उठा के फेंक दीजिए, उसके बाद जरूरत नहीं, फिर नया कारतूस आप ले आइए। और संग्रहित दबाव प्रकार में क्या होता है, इसमें कोई कारतूस वगैरह नहीं होता, खाली टैंक होता है, बस उसमें दाब के साथ यानी कि प्रेशर के साथ गैस या झाग या जो भी पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर है जो भी भरना है भर दीजिए इसमें। तो ये तो प्रकार हो गए, ठीक ना, कि किस प्रकार के होते हैं, गैस कारतूस प्रकार के होते हैं कि या ये संग्रहित दाब प्रकार के होते हैं। तो आपका सही आंसर होगा डी टाइप फायर को बुझाने के लिए हेलोन प्रकार या CO2 प्रकार, हेलोन ऑप्शन है आप में, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है,
आग बुझाने में स्टार्विंग शब्द का क्या अर्थ है? स्टार्विंग, ठीक, STARVING, स्टार्विंग ये लिखा हुआ है। अग्निशमन में यानी कि फायर फाइटिंग में स्टार्विंग शब्द का क्या मतलब होता है? फायर फाइटिंग में स्टार्विंग शब्द का मतलब यह होता है, ऐसे तो जनरल भाषा में देखेंगे ना तो स्टार्विंग का मतलब होता है भूख लगना, लेकिन फायर फाइटिंग में इसका मतलब होता है कि आग को, बड़ी आग को छोटी आग में बदल देना। यानी कि अग्निशमन नहीं कह सकते हैं आप, अग्निशमन तो आ जाएगा कि माने अग्निशमन करना, लेकिन स्टार्विंग का मतलब हुआ कि बड़ी आग को छोटा कर देना, उसकी फ्यूल सप्लाई काटना, उस आग को बिखेर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, ठीक ना। तो इसमें आंसर देखिए, अग्नि में ईंधन मिलाना यह नहीं होगा। अग्नि से ईंधन अलग करना, अग्नि से ईंधन अलग करना, तो ईंधन अलग कर पाओगे तो कुछ हद तक आग को बिखेर सकते हो, कुछ हद तक आंसर सही हो सकता है। अगला है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, ठीक, तो ये आंसर आपका यहाँ पर एकदम सटीक है। जल का उपयोग करके तापमान को कम कर दीजिए तो आग का जो है जो विकराल रूप है वो कम हो जाएगा। और डी है ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना ये फायर फाइटिंग में आ जाएगा, लेकिन ये जो पूछा है फायर फाइटिंग में एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्टार्विंग, उसका मतलब जानना है। तो उसका मतलब जानना है कि बड़ी आग को छोटी आग में कन्वर्ट कर देना, यानी कि आग का जो लेवल है उसे कम कर देना। तो सबसे सटीक आंसर आपका है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। चलिए, तो स्टार्विंग का मीनिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52, तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? तैलीय सतह मतलब ऑयली सरफेस। ऑयली सरफेस जैसे मशीन पर जब आप काम कर रहे होते हैं उस दौरान तमाम तरह के तेल, जैसे सपोज दैट हाइड्रोलिक ऑयल इधर उधर फैला रहता है। आपका जो वर्किंग टेबल होता है उस पर, मशीन के अगल बगल, तो तैलीय सतह की सब अगर आप उसे साफ नहीं करेंगे तो आप जो है चलते फिरते गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो तैलीय सतह की सफाई करने के लिए पूछ रहा है कि क्या उपयुक्त रहेगा? पानी, लकड़ी का बुरादा, रुई, रेत, ठीक। तो सबसे सटीक होता है लकड़ी का बुरादा। ऐसे तैलीय सतह के ऊपर इसे आप फेंक दीजिए थोड़ी देर, वो क्या होगा, तेल को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब सोख लेगा। तेल को जब सोख लेगा उसके बाद बुरादे को बटोरते हुए इकट्ठा कर लीजिए और ले जाके फेंक दीजिए। सर्दी का मौसम है तो जला के हाथ साफ कर सेक लीजिए, ठीक। तो सबसे सटीक आंसर आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? यानी कि किसी व्यक्ति को अगर चोट लगी है और खून का रिसाव अधिक हो रहा है तो उस स्थिति में आपको इमीडिएटली क्या कदम उठाना चाहिए? पहला ऑप्शन पढ़िए, घाव को दबाना चाहिए, मतलब जहाँ घाव हुआ है हाथ से रख के इसे दबा दीजिए, खून न बहने पाए। दूसरा ऑप्शन है पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, ये तो किसी भी मामले में सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए। और चौथा है घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन अपनी जगह सही हैं, लेकिन बात यह फंसती है कि यह सब काम जब डॉक्टर आता है तब करता है, ठीक ना। तुरंत में उसको खून अधिक बह रहा है तो क्या करना है, यही लिखा है ना, पीड़ित की अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाए। सबसे पहला काम है आपको घाव को दबा दीजिए, साफ कपड़ा वपड़ा हो, नहीं हो तो हाथ से दबा दीजिए, दाब के रखिए, खून ज़्यादा ना बहने पाए। उसके बाद आप घाव पर पट्टी बांधिए, बैंडेज बांधिए, जो मन करे वो करिए, खून ना अधिक बहने पाए, ये पहले टारगेट होना चाहिए। तो आंसर आपका जो है ये वाला सही होगा, घाव को दबाना चाहिए। लेकिन यहाँ कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत आंसर करके आएंगे, करेंगे तो सी में या डी में कोई एक करके आएंगे। आंसर आपका ए सही होगा। सी डी बाद का प्रोसेस है, पहले घाव को दबा देना है,
आप जनरली सोचिए, आपके हाथों में कभी बचपन में याद करिए चोट लगती थी तो क्या करते थे, तुरंत पट्टी बंधाने थोड़े ना पहुँचते थे, तुरंत ऐसे घाव दबा लेते थे, हाथ लगा ऐसे दावे 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 घर पे अपने जाते थे ना, इसलिए कि खून ना अधिक बहने पाए। तो चोट लगने की स्थिति में अधिक खून का रिसाव हो रहा है तो पहले घाव को दाब दीजिए, खून ना बहे तो थोड़ी देर में खून का क्लॉटिंग हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, खून बहना कम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है। तो भीगा हुआ शरीर, देखो रेजिस्टेंस जो है हर जगह होता है। मानव शरीर है, मानव शरीर में भी रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता है। मोटा व्यक्ति होता है अगर तो उसके शरीर का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। पतला व्यक्ति जो होता है उसके शरीर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मोटे व्यक्ति को विद्युत का झटका अधिक लगेगा कंपेयर टू पतले व्यक्ति के। पतले व्यक्ति के शरीर में जो है यानी कि पानी समझिए कम रहता है और जिसकी वजह से उसके शरीर का रेजिस्टेंस अधिक होता है कंपेयर टू मोटे व्यक्ति के। अब बात आती है भीगी हुई अवस्था और बिना भीगी हुई अवस्था। अगर आप सूखी अवस्था में है तो आपके शरीर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। यदि आप भीगी अवस्था में हैं तो आपके शरीर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। शून्य तो नहीं होता है लेकिन काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप भीगी अवस्था में हैं और करंट लग जाए तो फिर बहुत तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि हमारे शरीर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उस टाइम, और शरीर के आर पार विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित हो जाता है। तो क्वेश्चन को देखिए, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध शून्य नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, अनंत नहीं होता। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? प्राथमिक उपचार बॉक्स को इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी क्या लिखा है ट्यूब रखी जाती है? तो बोरोलिन नहीं रखी जाती। एंटीसेप्टिक होती है बोरोलिन भी, लेकिन बोरोलिन नहीं रखी जाती है। थोड़ा मोड़ा कटकुट कहीं लग गया है तो बोरोलिन लगा सकते हैं। बीटाडीन, ये बीटाडीन रखी जाती है प्राथमिक उपचार बॉक्स में। और जो ये लिखा है पेनिसिलिन, ये भी नहीं होगा। पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न हुए इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन कई प्रकार की आती हैं और बड़े स्तर पर जो कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो उसके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टैबलेट में भी आती है, आई थिंक ये ट्यूब में भी मिलती है, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट टैबलेट में आती है, इतना क्लियर है। बैक्टीरिया के कारण हुए इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या करती है? बैक्टीरिया को मारती है या तो फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। ये पेनिसिलिन का काम है। तो घाव भरने की जो यानी कि जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें घाव भरने के लिए जनरली आपको बीटाडीन मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। विद्युत सप्लाई के तार से कोई व्यक्ति चिपक गया है तो उसे कैसे दूर करेंगे? रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से। दूसरा है उसके हाथ को पकड़कर। ये गलती तो कभी ना करना, हाथ को पकड़ लो तो तुमको भी करंट लग जाएगा। तीसरा ऑप्शन है गीली लकड़ी द्वारा। ये भी ना करना, गीली लकड़ी से भी करंट लग जाएगा। लोहे की रॉड से, ये भी ना करना, बहुत तगड़ा करंट मारेगा। पहला वाला ऑप्शन रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से पकड़ के उस व्यक्ति को खींच लीजिए या धक्का मार दीजिए तो वह विद्युत संपर्क से छूट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।